कंपटीशन क्लासेज के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सामान्य हिंदी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपके सामने संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है, उस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वह है व्युत्पत्ति अर्थात रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आपके सामने जो विकल्प दिया गया है, पहला विकल्प है 3 भेद होते हैं, दूसरा विकल्प है 4 भेद होते हैं, तीसरा विकल्प है 5 भेद होते हैं और चौथा विकल्प है 6 भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न पीजीटी की परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अर्थात जो शहर होते हैं, शहरों के जो नाम होते हैं, वे संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। पहला विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा विकल्प है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा विकल्प है समूहवाचक संज्ञा और चौथा विकल्प है भाववाचक संज्ञा। तो जो शहरों के नेम होते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? तो वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से जो पहला विकल्प है वो आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है इनमें से भाववाचक संज्ञा है। अर्थात जो 4 विकल्प दिए गए हैं, उन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो पहला विकल्प है तप, दूसरा विकल्प है तीर, तीसरा विकल्प है भरत और चौथा विकल्प है चिंता। तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है चिंता। अर्थात चिंता जो है वह भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से आपका जो चौथा विकल्प है वह सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। अर्थात राष्ट्र शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। पहला विकल्प है राष्ट्रीय, दूसरा विकल्प है राष्ट्रीय, तीसरा विकल्प है सौराष्ट्र और चौथा विकल्प है राष्ट्रीयता। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा जो होगी वो आपका सही विकल्प है चौथा, अर्थात राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता जो है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से जो चौथा विकल्प आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है सुंदरता, दूसरा विकल्प है सौंदर्य, तीसरा विकल्प है केवल क और चौथा विकल्प है क और ख दोनों। तो सुंदर की भाववाचक जो संज्ञा है वह सुंदरता और सौंदर्य दोनों है। अतः आपका विकल्प संख्या 4 क और ख दोनों वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इस वाक्य में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। यह जो वाक्य है, इस वाक्य में जो शब्द आया है जयचंदों, यह जयचंदों शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत रखा जाएगा। तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न प्रवक्ता परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है।
आपके सामने विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा विकल्प है समूहवाचक संज्ञा, तीसरा विकल्प है जातिवाचक संज्ञा और चौथा विकल्प है भाववाचक संज्ञा। तो जयचंदों, यह जो शब्द है यह संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा? यह होगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो इस प्रकार से जो तीसरा विकल्प है आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यह जो प्रश्न है यह प्रश्न एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है क्रिया के लिए, दूसरा विकल्प है विशेषण के लिए, तीसरा विकल्प है संज्ञा के भेद के लिए और चौथा विकल्प है सर्वनाम के लिए। तो हिंदी के जो व्याकरण लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उन लोगों ने संज्ञा का प्रतिनिधि किसे कहा है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है सर्वनाम के लिए। तो संज्ञा का प्रतिनिधि सर्वनाम को कहा जाता है। संज्ञा का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? सर्वनाम को। तो इस प्रकार से चौथा विकल्प आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? यह जो प्रश्न है यह प्रश्न पीजीटी की परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपके सामने विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा विकल्प है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा विकल्प है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और चौथा है कोई नहीं, मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो श्रोता होता है, श्रोता किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? तो जो वक्ता होता है वो उत्तम होता है और जो श्रोता होता है वो मध्यम पुरुष होता है। तो इस प्रकार से आपका जो दूसरा विकल्प है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ये सही हो जाता है। तो श्रोता जो होता है वो मध्यम पुरुष होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? यह जो प्रश्न है यह प्रश्न पीजीटी की परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है संबंधवाचक सर्वनाम, दूसरा विकल्प है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा विकल्प है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा विकल्प है निजवाचक सर्वनाम। तो कोई और कुछ यह किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार जो आपका तीसरा विकल्प है वह सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? यह जो प्रश्न है यह प्रश्न प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा विकल्प है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा विकल्प है संबंधवाचक सर्वनाम और चौथा विकल्प है निजवाचक सर्वनाम। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे इसमें जिस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से आपका जो तीसरा विकल्प है वह सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है हिंदी में अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। हिंदी में अन्य पुरुष के लिए जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वह कौन सा सर्वनाम है? जो अविकारी है, अर्थात जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता है। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है वह, दूसरा विकल्प है उन, तीसरा विकल्प है उस और चौथा विकल्प है उन्हें। तो अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनामों का जो अविकारी शब्द है वह है
वह। तो इस प्रकार से जो पहला विकल्प है आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, उन 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करना है जो सर्वनाम नहीं है। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न एलटी ग्रेड परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने विकल्प है, पहला विकल्प है कौन, दूसरा विकल्प है कोई, तीसरा विकल्प है उसने और चौथा विकल्प है 10 गुना। तो कौन सा विकल्प ऐसा है जो सर्वनाम नहीं है। तो इसमें जो चौथा विकल्प है 10 गुना, यह सर्वनाम नहीं है, बाकी सभी जो हैं वह सर्वनाम ही हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं। तो देखिए इसके पहले पहला जो प्रश्न था उसमें भी आपसे पूछा गया था संज्ञा के भेद, इसमें भी संज्ञा के भेद पूछे जा रहे हैं, लेकिन दोनों सवालों में अंतर है। दोनों सवालों के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों में अंतर है। तो देखिए वहां पर रचना के आधार पर पूछा गया था, यहाँ पर अर्थ के आधार पर पूछा जा रहा है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं, यह जो प्रश्न है यह प्रश्न बैंक परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है 7। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो भेद माने गए हैं वह है 5। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इस प्रकार से जो दूसरा विकल्प है आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यह जो प्रश्न है यह प्रश्न रेलवे की परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प है मिठाई, दूसरा विकल्प है चतुराई, तीसरा विकल्प है लड़ाई और चौथा विकल्प है उतराई। तो इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प ऐसा है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है मिठाई। तो इस प्रकार जो पहला विकल्प आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न बीएड प्रवेश परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने विकल्प दिया गया है, पहला विकल्प है भाववाचक संज्ञा, दूसरा विकल्प है विशेषण, तीसरा विकल्प है क्रिया और चौथा विकल्प है अव्यय। तो प्रेम जो है वह व्याकरण की दृष्टि से भाववाचक संज्ञा है, अर्थात आपका जो पहला विकल्प है वह सही हो जाता है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत प्रेम आएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है सर्वनाम के कितने भेद हैं या सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो यह जो प्रश्न है यह प्रश्न बैंक परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने पहला विकल्प है 4 भेद हैं, दूसरा विकल्प है 5 भेद हैं, तीसरा विकल्प है 6 भेद हैं और चौथा विकल्प है 7 भेद हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, इसका जो सही उत्तर है तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो इस प्रकार जो तीसरा विकल्प है आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है स्त्रीत्व। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न रेलवे परीक्षा 1997 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने विकल्प दिया गया है, पहला विकल्प कहता है स्त्रीत्व जातिवाचक संज्ञा है, दूसरा विकल्प कहता है स्त्रीत्व व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तीसरा विकल्प कहता है स्त्रीत्व भाववाचक संज्ञा है और चौथा विकल्प कहता है स्त्रीत्व द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से दिए गए चारों विकल्पों में जो विकल्प सही है वह है भाववाचक संज्ञा, अर्थात स्त्रीत्व
भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न रेलवे की परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने विकल्प है। पहला विकल्प है गाय, दूसरा विकल्प है पहाड़, तीसरा विकल्प है यमुना, चौथा विकल्प है आम। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके अंतर्गत जो चारों विकल्प दिए गए हैं उन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वह है यमुना, अर्थात जो तीसरा विकल्प है वह आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यह जो प्रश्न है यह प्रश्न रेलवे की परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने विकल्प है। पहला विकल्प है जवान, दूसरा विकल्प है बालक, तीसरा विकल्प है सुंदर और चौथा विकल्प है मनुष्य। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर है वह है सुंदर। तो सुंदर जो है यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी जवान, बालक, मनुष्य ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो तीसरा विकल्प है आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। यह जो शब्द है मुझे, इसको आप किस प्रकार के सर्वनाम के अंतर्गत रखेंगे। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने विकल्प है उत्तम पुरुष, दूसरा विकल्प मध्यम पुरुष, तीसरा विकल्प अन्य पुरुष, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे जो है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो इस प्रकार से जो पहला विकल्प है वो आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब समय है आपके दिए गए उत्तरों के रिजल्ट का। तो अगर आपने पूरे प्रश्न ईमानदारी से हल किए हैं तो ये आ रहा आपका रिजल्ट। आपका रिजल्ट क्या कहता है। पहला रिजल्ट, जिन बच्चों ने 18+ क्वेश्चन सही किए अर्थात जिन्होंने 19 और 20 क्वेश्चन सही किए हैं वे हिंदी के एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं। दूसरा रिजल्ट कहता है कि जिन बच्चों ने 16+ का मतलब है जिन बच्चों ने 17-18 प्रश्न सही किए हैं वे हिंदी के वेरी गुड स्टूडेंट हैं। तीसरा रिजल्ट कहता है कि 13+ अर्थात जिन बच्चों ने 14, 15, 16 प्रश्न सही किए हैं वे हिंदी के गुड स्टूडेंट हैं। और चौथा रिजल्ट कहता है 10+, 10+ अर्थात जिन बच्चों ने 11, 12, 13 प्रश्न सही किए हैं वे हिंदी के एवरेज स्टूडेंट हैं। तो इस प्रकार से आज का जो वीडियो था यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। इसके साथ साथ हम आपको छोड़े जाते हैं आज के प्रश्न के साथ। आज का जो प्रश्न है वह है व्याकरण की दृष्टि से गुरुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। व्याकरण की दृष्टि से गुरुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। पहला विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा विकल्प है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा विकल्प है भाववाचक संज्ञा और चौथा विकल्प है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।